हेलो गर्ल्स, बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर। हम पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पोएम जो है डू समथिंग ब्रदर। ठीक है, आपकी जो ये नेक्स्ट पोएम है डू समथिंग ब्रदर, इससे पहले हमने हिरोशिमा पढ़ी और उसके मेन पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो अभी तक आपकी जो पोएम्स हो गई हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कौन कौन सी हो चुकी है आपकी। कालिदास, बहुभूति, भर्तृहरि, सैयद अमानुद्दीन, डोंट कॉल मी इंडो एंग्लिकन, पार्थसारथी, फ्रॉम होम कमिंग एंड नेक्स्ट हिरोशिमा। ठीक है, नेक्स्ट हो गई आपकी हिरोशिमा अग्गी। आज हम पढ़ेंगे 5th नंबर में गोपाल कृष्ण अडिग्या, डू समथिंग ब्रदर। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे हमारी डू समथिंग ब्रदर। ठीक है, ये आपके पोएट है। जैसा कि हम सारी पोएम्स जो भी हम पोएम्स पढ़ते हैं उनमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पोएट का, कि पोएट के बारे में हमें जानना होता है, कि हम पोएट के बारे में जाने कि इस कविता को लिखने वाले कवि जो हैं उनका बारे में जानना। तो सबसे पहले किसी कविता के कवि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी मेन वर्क्स कौन कौन से हैं, उनकी राइटिंग थ्योरी क्या है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेथ ऑफ बर्थ और बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, ये सब चीज़ें जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक, तो उसी तरीके से हमें इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू द पोएट। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? इंट्रोडक्शन टू द पोएट। पोएट का, पोएट मीन्स कवि, और इंट्रोडक्शन पोएट का परिचय, कवि का परिचय। ठीक है, तो कवि का परिचय एम गोपाल कृष्ण अडिग्या। ठीक है, एम गोपाल कृष्ण अडिग्या। ठीक है, इनका नाम जो है वो क्या है? एम गोपाल कृष्ण अडिग्या। तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना आप लोग साथ साथ में इसमें, और समझते जाना कि मैं क्या क्या समझा रही हूँ, ट्रांसलेट करती जा रही हूँ। तो इसमें आपको समझना है और पढ़ना है। एम गोपाल कृष्ण अडिग्या 1918 to 92, इनका जो बर्थ टाइम है वो कौन सा है? 1982 92, 1918 से लेके 1992। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे ताकि हमें ये याद रहे। तो 1918 से 1992 का जो टाइम पीरियड था वो इनका जीवन काल का टाइम था। वाज ए कन्नड़ पोएट। कौन से पोएट थे ये? एक तरीके के कन्नड़ पोएट थे, कनाडा के थे तो कन्नड़ पोएट थे ये। ठीक है, कन्नड़ पोएट, स्कॉलर, नॉवलिस्ट एंड एसियस्ट। ठीक है, तो ये पोएट थे, कवि थे, स्कॉलर थे, विद्वान थे, उपन्यासकार थे और निबंधकार भी थे। ठीक है, तो ये सब तरीके से लिखा करते थे ये। इनकी जो राइटिंग थ्योरी थी वो क्या थी? इनकी राइटिंग थ्योरी थी, पोएट, कवि भी थे, विद्वान भी थे, नॉवल भी लिखे हैं इन्होंने, और एसियस्ट बोलते हैं जो निबंधकार होते हैं, जो निबंध लिखते हैं उनको एसियस्ट बोलते हैं। ठीक है, मॉडर्निज्म कैम इनटू कनाडा, कन्नड़ पोएट्री। ठीक है, कन्नड़ पोएट्री में आधुनिकता जो है, पोएट्री इज ए पॉइंटेड मैनर अराउंड द ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड गोपाल कृष्ण अडिग्या वाज इट्स ग्रेट हार्बिगनर। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि जब उस टाइम पे, जब 1918 से 1992 के बीच का जो टाइम पीरियड था, मीन्स कि जब इंडिपेंडेंस, भारत की जब आज़ादी का टाइम था, उस टाइम पे स्वतंत्रता के वर्ष, जो भारत के स्वतंत्रता के वर्ष के आसपास की बातें हैं, क्योंकि 1918 में इनका जन्म हुआ, तो 1947 आप आइडिया लगा सकते हो कि 30-35 साल के जो उनकी एज थी उस टाइम पे, तो उनकी जो पिक एज थी, उनकी जो यूथ एज थी, तो यूथ एज में ही कोई मनुष्य जो होता है, कोई भी पर्सन होता है, वो अपनी यूथ एज में ही काम करता है, अपने लाइफ के जो मेन वर्क्स जो उसके होते हैं वो उसके यूथ एज में होते हैं। तो जब इंडिपेंडेंस टाइम जब आया, अराउंड द इंडिपेंडेंस, इंडियाज इंडिपेंडेंस टाइम, अराउंड द ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड गोपाल कृष्ण अडिग्या वाज इट्स ग्रेट हार्बिगनर। तो इस तरीके से लिखने में, पोइट्री के लिखने में उस टाइम पे जो गोपाल कृष्ण थे वो महान अग्रदूत थे। हर्बिगनर मीन्स होता है अग्रदूत होना, मतलब अपनी कविताओं के द्वारा वो एक तरीके की क्रांति लेके आ रहे थे। कहते हैं कि कलम जो होती है, लेखक के लिए कलम उसकी तलवार होती है। तो इस तरीके से वो उस टाइम पे इस तरीके से लिखने में वो इतने माहिर थे कि
उन्होंने कलम के द्वारा क्रांति लाने की उसमें अपील करी, ठीक है। ही वॉज इन मोगरी, ही वॉज बॉर्न इन मोगरी कंदनपुर, ठीक है। कहाँ पे? कुंडापुर, सॉरी, मोगरी के मतलब उनका जन्म हुआ था SK डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मोगरी गांव जो है उनमें उनका जन्म हुआ था। कर्नाटका के SK जिले में कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने लायक जगह चीज़ है, तो ये आपको हाईलाइट करनी है इसमें कि ही वॉज बोर्न इन मोगरी कनरपुर कुंडापुर SK डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? SK डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के SK डिस्ट्रिक्ट में कुंडापुर के मोगरी गांव में, ठीक है। ये चीज इनकी जो जन्म बर्थ जो प्लेस है वो है SK डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के SK डिस्ट्रिक्ट कुंदापुर जो है, कुंदापुर के मोगरी गांव में इनका जन्म हुआ था 1918 में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी, 1918 में इनका जन्म हुआ था। ही पास्ड हिज MA इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम मैसूर यूनिवर्सिटी। अब इनकी एजुकेशन हम देखते हैं कि उन्होंने पास किया MA से, इंग्लिश लिटरेचर से MA की उन्होंने, और वो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? मैसूर यूनिवर्सिटी से। इनकी जो एजुकेशन थी वो उनकी मैसूर यूनिवर्सिटी से थी, ठीक है। तो MA से इंग्लिश की और मैसूर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करी थी। ही ज्वाइंड द एकेडमिक प्रोफेशन, ही वर्क एट प्रिंसिपल लाल बहादुर कॉलेज, ठीक है। उन्होंने फिर उसके बाद में पढ़ाई पूरी होने के बाद में उन्होंने जो अपनी जॉब जो ज्वाइन करी वो एकेडमिक थी, मीन्स की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपनी जॉब ज्वाइन करी, ठीक है। अध्यापक का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। उन्होंने इस तरीके से क्या हुआ? वर्क एट द प्रिंसिपल लाल बहादुर कॉलेज में वो वर्क किया। उन्होंने प्रिंसिपल के तौर पे उन्होंने लाल बहादुर कॉलेज में वर्क किया। सागर फोर ईयर्स, 4 साल तक, ठीक है। 4 साल तक उन्होंने कहाँ पे वर्क किया? ये इतना याद रखने लायक नहीं है, बट फिर भी ठीक है, आप लोग अगर इसको माइंड में रखते हो तो रख सकते हो। फिर उसके बाद में पूर्ण प्रज्ञा कॉलेज, ठीक है, उदीपी फ्रॉम 3 ईयर्स। जहाँ जहाँ उन्होंने वर्क किया है वो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे काम किया? 4 वर्ष तक उन्होंने लाल बहादुर कॉलेज सतना में, जो कि सतना में है। और उसके बाद में उन्होंने कहाँ पे काम किया? 3 साल तक पूर्ण प्रज्ञा कॉलेज उदीपी में 3 साल तक उन्होंने काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी जो वर्क थ्योरी है, उनकी वर्क का जो उनका बैकग्राउंड है वो किस तरीके से, ये हम देखने को यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। ही वर्क एज डिप्टी डायरेक्टर एडिटोरियल, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने किस तरीके से काम किया? अपनी जो सेवाएं दी उन्होंने वो किस तरीके से? डिप्टी डायरेक्टर, संपादकीय, मीन्स एडिटोरियल जिसको बोलते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट न्यू दिल्ली में। फिर उन्होंने वो एक संपादक की तरह भी उन्होंने वहाँ पे संपादक के तौर तरीके से भी उन्होंने वहाँ पे वर्क किया। तो ये इनका हो गया, वर्क थ्योरी हो गई इनकी। फॉर सम टाइम ही एडिटेड साक्षी, ए लिटरेरी मैगजीन। इसके बाद में उन्होंने एक साक्षी नाम का संपादन, मैगजीन जो चला करती हैं, पहले मैगजीन्स चला करती थी, तो उन्होंने उसमें भी एक संपादक का काम किया। तो ये इनका पूरा हो गया वर्क प्लेस हो गया इनका। तो किस किस तरीके से इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है ये आपके सामने है इसमें। तो इनके बैकग्राउंड में हमने इनका वर्क देख लिया। वर्क से पहले इनका डेट ऑफ बर्थ देखा है हमने और डेट ऑफ प्लेस, कहाँ पे इनका जन्म हुआ है, इनकी अध्ययन कहाँ पे हुआ, मैसूर यूनिवर्सिटी में हुआ है, और फिर उसके बाद में इन्होंने काम कहाँ पे किया है। काम इतना मायने आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ जो है वो इसमें ये आती है आपके कि इनकी टाइम, इनका एजुकेशन और प्लेस, बर्थ प्लेस, ठीक है। बस ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पोएट के बारे में। हम जब पढ़ते हैं तो हमें पोएट का बैकग्राउंड जो होता है, बैकग्राउंड में सबसे पहले अगर हमारा बैकग्राउंड भी कोई देखता है तो सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड है कि हम कहाँ से हैं, हमारा जन्म कब हुआ है, हमने पढ़ाई कहाँ से करी है और हमने कार्य क्या किए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मेन 4 चीज़ें ही देखी जाती है। तो इसमें हम 4 चीज़ें देख रहे हैं कि इनका जन्म हमने देख लिया, ये कहाँ से है, ये मोगरी गांव जो है कुंदापुर SK डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के मोगरी गांव के रहने वाले हैं। इनकी पढ़ाई जो ये MS इंग्लिश लिटरेचर मैसूर यूनिवर्सिटी से करी है इन्होंने। और ये फिर इनकी जॉब प्रोफाइल हो गई। इनके इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको
याद करना, क्योंकि काफ़ी घोष पोच हो जाएगा, इतना याद नहीं होगा। फिर इनके वर्क्स, जो कार्य जो होते हैं लाइफ में, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो होते हैं मेन अपने कार्य। तो इनके जो मेन वर्क्स हैं वो कौन कौन से हम देखते हैं, पढ़ते जा रहे हैं। गोपाल कृष्ण अडिगा ऑथर्ड ए नंबर ऑफ पब्लिकेशन विच इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ पोएट्री। ठीक है, खूब सारी इन्होंने पोएट्रीज वगैरह जो है बहुत सारी लिखी हैं, जिनके अंदर बहुत सारे कलेक्शंस हैं और जिनमें इंक्लूड पोएट्री में है भवतरंग। ठीक है, ये कौन सी है उनकी, भवतरंग 1946, भवतरंग, भूमि गीता, दूसरा है इनका भूमि गीता 1959। ठीक है, 1959 में भूमि गीता है इनका। फिर क्या है इनका, वर्धमान, वर्धमान है 1972, वर्धमान 1972। ठीक है, इसके बाद में इनका अडाना ब्यानसिलिया। ठीक है, बाया सिरिलालिला, थोड़ा अजीब नाम है, ठीक से पढ़ लेना इसको। 1975 ही ब्रॉट ए नॉवल, उन्होंने उसके बाद में एक नॉवल लिखा अनाथ, जो क्या है, जिसका नाम है अनाथ। 1955 में उन्होंने एक नॉवल लिखा है। एंड ए बुक ऑफ क्रिटिकल एसेज। ठीक है, मेनिना वासने, जो इन्होंने लिखी है, क्रिटिकल बुक होती है आलोचना करना, किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करना, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल बुक। हिज समृद्ध काव्य कलेक्टेड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1976। ठीक है, इनका क्या एक और क्या है, समृद्ध काव्य। तो ये इनके वर्क हो गए। इनमें से आप मेन जो आपको समझ में आए 4 या 5 जो है, जैसे ये भवतरंग हो गए, वर्धमान हो गए, अनाथ हो गए, भूमि गीता है, ये इस तरीके के 4-5 आपको लर्न करने हैं, 4 आपको याद में रखने हैं और बाकी आप इतने ज़्यादा याद नहीं करने। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका जो योगदान है, अब वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, उनका योगदान किस किस चीज़ में रहा है और कहाँ कहाँ उनका योगदान रहा है, वो पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, ओके, नाउ दिखाई दे रहा है आपको हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, गोपाल कृष्ण अडिगा इज ए pioneer of the मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन कन्नड़ पोएट्री। किसमें वो आगे रहे हैं सबसे ज़्यादा, अडिगा जो है वो कन्नड़ कविताओं में अति आधुनिकता आंदोलन में वो अग्रणी रहे हैं, सबसे आगे रहे हैं इन चीज़ में। जब वो मॉडर्निस्ट आंदोलन जब चल रहा था उस टाइम पे, आधुनिक आंदोलन मीन्स बदलाव का जो युग था उस टाइम पे, बदलाव जैसे जैसे चेंजेज आ रहे थे, तो उन चीज़ों में वो कन्नड़ पोएट्रियों में, कन्नड़ भाषा में जो कविताएं लिखी जाती थी, उनमें उनका योगदान सबसे आगे रहा जाता था। तो इस तरीके से वो अपने मतलब उन्होंने पोएम्स लिखी हैं, उनमें उनका योगदान सबसे ज़्यादा आगे रहा है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कंट्रीब्यूशन में पढ़ रहे थे, योगदान जो है उनका। जब भारत आज़ाद हो रहा था, जब इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता संग्राम जब आंदोलन चल रहे थे, उस टाइम की बात है। तो आधुनिकता का जो आंदोलन था, ठीक है, आधुनिकता का आंदोलन में उनका योगदान सबसे, पॉइनियर मीन्स होता है अग्रणी, सबसे आगे होना। तो वो क्या थे, एक तरीके से लीडर थे उसमें। ठीक है, योगदान में वो लीडर थे। और किस तरीके के लीडर थे वो, मतलब अपनी पोएट्री के द्वारा वो बदलाव ला रहे थे, अपनी कविताओं के द्वारा लोगों की सोच को वो बदल रहे थे। ही लीड द नव्य न्यू और मॉडर्निस्ट मूवमेंट, जो नव्य नया और जो आधुनिक, जो आधुनिकतावादी जो थे, नव्य मीन्स नया जो आंदोलन था, मीन्स बदलाव का जो था, उसका वो क्या करते थे, लीड मीन्स वो नेतृत्व करते थे। लीड मीन्स होता है नेतृत्व करना।
which was inspired by the literary मॉडर्निज्म ऑफ द यूरोपियन लिटरेचर ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशन। इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947 ब्रॉथ विथ हिज प्रोमिसेज ऑफ फ्रीडम एंड ए न्यू जनरल स्प्राउटेड इन कनाडा पोएट्री। तो क्या कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मतलब उन्होंने यूरोप के साहित्यिक परंपराओं के आधुनिकतावाद को अपनाया, जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूरोपियन देश जो है, वहाँ पे जिस तरीके से आधुनिकतावाद है, वहाँ पे मॉडर्निज्म है, जो उस चीज़ को वो अपनाया, और भारत में भी उन चीज़ों को लिटरेरी के अंदर, लिटरेचर के द्वारा, साहित्य के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1947 की बात है, तो उन्होंने भी वो चीज़ें नया जनरेट किया सब कुछ इस तरीके से। और वो कैसे किया, उन्होंने कन्नाडा पोइट्री के आधार पे किया। ठीक है, तो समझ में आया आपको किस तरीके से अपनी कविताओं के द्वारा वो लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। अपनी कविताओं के द्वारा वो इफेक्ट डालते थे कि कविताएं इस तरीके की होती थी कि लोग पढ़ के उस चीज़ से क्या हो जाते थे, मतलब कि जागरूक होते थे और नवीनता की तरफ जाते थे। नवीनता मीन्स आधुनिकता जो है, बदलाव जो था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने 1947 का जो टाइम था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता का जो योगदान था, उसमें वो इस तरीके से अपने नई विद्या के द्वारा उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश करी। द टॉर्च बियर मीन्स होता है एक तरीके से किसी चीज को लेके चलना। जैसे हम टॉर्च लेके आगे आगे चलते हैं और हमारे पीछे हम किसी को मार्गदर्शन देना, इट मीन्स टॉर्च बियर मीन्स होता है मार्गदर्शन करवाना। द टॉर्च बियर ऑफ दिस ट्रेडिशन वाज गोपाल कृष्ण अडिगा। और ये जो ट्रेडिशन था, ये जो बदलाव था, मॉडर्निज्म जो था, मॉडर्निस्ट जो थे, नवीन युग जो हो रहा था, उसके वो एक तरीके से क्या थे, मार्गदर्शक बने, लोगों को मार्ग दिखाया, लोगों को सचेत किया, लोगों को जागरूक किया उन्होंने। द नब्बे पोएट्स ब्रॉट अबाउट द डिसइल्यूमिनेशनमेंट एंड अगेंस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो जो नव्य कवियों ने उस युग के निराश्य भाव जो था को गहन चिंता का विषय और कविताओं की रचना की। ठीक है, जो लोगों के अंदर एक तरीके से, जिस तरीके से लोग क्या हो चुके थे, निराशा में डूब चुके थे, लोग अपनी उम्मीदें छोड़ चुके थे, तो उन लोगों को मतलब मोटिवेट करने के लिए जो उस युग के जो कवि थे, नव्य युग के जो कवि थे, नए जो कवि थे, उन लोगों ने अपनी कविताओं के द्वारा, अपने पोएट्री के द्वारा उन लोगों ने उनको ऐसी रचनाएं करी उन्होंने कि ताकि उनको पढ़ के उनके अंदर जागरूकता आ जाए। The sophistication in the use of language and the importance of technique in poetry reach new heights in the genre। क्या कहा जा रहा है कि इस भाषा के द्वारा परिकाष्ठता, ठीक है, तो नवीन ऊंचाइयों पे जाने के लिए इस विधा से भाषा के प्रयोग में परिकक्ता और कविताओं की तकनीकी की महत्ता के द्वारा नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त किया गया। मीन्स की कहा जा रहा है कि इस तरीके से पोएट्री के द्वारा, भाषाओं के द्वारा और कविताओं के द्वारा लोगों को नवीनता की तरफ ले जाया गया। ठीक है, देयर वॉज वेस्टर्न इम्पैक्ट ऑन द प्रीसेस्टिव ऑफ नव्वे। क्या कहा जा रहा है कि वेस्टर्न जो थे, ठीक है, पाश्चात्य युग जिसको बोलते, पाश्चात्य प्रथा जो थी, तो वो उन्होंने अपने आधुनिकता में इस चीज को उन्होंने, इसमें किस चीज का प्रभाव था, वेस्टर्न का प्रभाव था ज्यादा। ठीक है, अदिग्य वाज इनोवेटिव इन दिस फील्ड, और अदिग्य ने भी इस फील्ड में, इस चीज के अंदर उन्होंने भी अपना योगदान दिया। ठीक है, अदिग्य ट्रांसलेट द वर्क ऑफ इब्सन एंड वॉल्ट विटमैन इनटू कन्नड़। वॉल्ट और विटमैन जो है, इब्सन और वॉल्ट विटमैन जो है, उनकी रचनाओं का उन्होंने मतलब जो उनकी रचनाएं थी जो इंग्लिश में थी, उनको कन्नड़ भाषा में उन्होंने अनुवाद किया, ताकि कन्नड़ भाषा में अनुवाद होने के कारण लोग उनको पढ़ पाए और समझ पाए और अपने आप को चेंज कर पाए। ही इंक्लूड द इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस
एप्रिसिएशन एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास ऑफ हिज मॉडर्निज्म। अपने नवीनता के अंदर, नवीन भारत में, नवीन युग के अंदर उन्होंने भारत के जो आधुनिक, जो मिडिल क्लास फैमिलीज जो थी, उनकी उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने शो किया, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया। और हिज राइटिंग्स रिफ्लेक्ट्स ह्यूमैनिटी, उनकी जो लेखन क्रिया है, जो उनका लेखन का जो तरीका है, उसमें मानवता झलकती है। ठीक है, तो ये तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये अपने को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इस चीज़ पे इतना पढ़े, क्योंकि हमें मेन चीज़ चाहिए है, जो हम मेन चीज़ें हैं वो हम इस पे फोकस डालते हैं। तो ये तो इनका योगदान दिया गया है कि किस किस चीज़ में उनका योगदान था। तो टोटली हम ये समझ पा रहे हैं कि इनका जो योगदान था वो नवीनीकरण में ज़्यादा था। वो जो एक भारत को नया भारत बनाना चाहते थे, एक नया युग लाना चाहते थे, उसमें वो लीडर थे, आगे थे वो, और लोगों को वो जागरूक कर रहे थे अपनी कविताओं के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा। वेस्टर्न और यूरोपियन कल्चर जो है उसको वो फॉलो करना चाह रहे थे, ताकि लोग उसकी तरह ओपन हो सके, ओपन होके मतलब अपनी लाइफ जी पाए। ठीक है, तो ये तो इनका योगदान है। फिर आते हैं इनके अवार्ड्स। आगे हैं इनके, हम क्या पढ़ रहे हैं, इनके अवार्ड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं अवार्ड्स। अडिग्य रिसीव द BMS गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री फ्रॉम मैसूर यूनिवर्सिटी। मैसूर यूनिवर्सिटी से उनको BMS गोल्ड मेडल पोइट्री में, कविताओं में उन्हें प्राप्त हुआ 1941 में। कब प्राप्त हुआ उनको? 1941 में। ये आपको ध्यान में रखना है, अवार्ड्स के अंदर इनको कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ? 1941। दूसरा कर्नाटक साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1973। दूसरा अवार्ड उनको मिला कर्नाटक साहित्य अकेडमी अवार्ड 1973 में। दूसरा अवार्ड इनको कब प्राप्त हुआ? 1973, कर्नाटक साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो ये दो अवार्ड इनको प्राप्त हुए। ओके, तो ये अवार्ड इनको प्राप्त हुए। इसके बाद में कौन से अवार्ड है वो हम देखते हैं। इसके बाद में जो इनको अवार्ड मिले हैं वो कौन से? एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड न्यू दिल्ली इन 1974। काफ़ी सारे अवार्ड्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड न्यू दिल्ली 1974। ही वॉज गिवन द कबीर समन बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इनको जो दिया गया कबीर सम्मान दिया गया। कबीर दास जी जो है उनका जो एक नाम से उनको सम्मानित किया गया, वो कहाँ से किया गया? MP गवर्नमेंट। ठीक है, MP गवर्नमेंट के द्वारा कबीर सम्मान, ये भी आप याद रख सकते हो। द कर्नाटक गवर्नमेंट हॉनर्ड हिम विथ पद्म पद्मश्री। ठीक है, कौन सा मिला इनको? पद्म प्रशस्ति, पद्म प्रशस्ति, जो इनको इनकी डेथ के बाद में सम्मानित किया गया। डेथ के बाद में अवार्ड सम्मानित करना होता है कि उनकी जो इमेज है, उनकी जो छवि है, उनकी जो पिक्चर है, उसको सम्मानित किया जाता है। एक तरीके से मनुष्य के जाने के बाद में भी उसको सम्मानित किया जाता है। तो वो 1903 में मिला था। उनकी डेथ हो गई थी 1902 में। ठीक है, उसके बाद आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, तो ये इनके अवार्ड्स हैं, ये आपको समझ में आ गए। तो ये इनके हैं अवार्ड्स हो गए। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं, हम गोपाल कृष्णन जी की इंट्रोडक्शन, जो पोएट का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले मैंने जो बताया वो है इनकी डेट, ये आपको याद रखनी है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी 1918 टू 1902। मैंने आपको बताया हुआ है कि जितना आप इनको डिस्कस करोगे उतने ज़्यादा आपको ये याद होते जाएंगे। तो आप आपस में डिस्कस करेंगे तो ही याद होंगे। ठीक है, तो इनका क्या है? 1918 तो इनकी हो गई डेट, ईयर। ये हो गई इनकी बर्थ, B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ। आप इनको B और D से याद कर सकते हैं। ठीक है, 1918 हो गई बर्थ और 1902 इनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये क्या थे? पोएट थे, स्कॉलर थे, नॉवलिस्ट थे और एसेइस्ट थे। पोएट मीन्स होता है कवि, स्कॉलर मीन्स होता है जो विद्वान जो होते हैं वो, और नॉवलिस्ट होता है उपन्यासकार, एसेइस्ट होता है निबंधकार। ठीक है, तो ये चारों तरीके के थे। फिर ये आपको नहीं पढ़ना है,
फिर ये आता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, मोगरी नाम का गांव है जो कहाँ पे है, कर्नाटका के कुंदापुर, एसके डिस्ट्रिक्ट कुंदापुर में मोगरी नाम के गांव में हुआ था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो होता है जिला होता है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गांव होता है उसके गांव का नाम होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नाम, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, या इनका हो गया जन्म की तारीख, जन्म का स्थान हो गया। ठीक है, इसके बाद में इनकी एजुकेशन है एमए फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। जो इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं वही होता है इंग्लिश लिटरेचर। मैसूर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कौन सी इनकी, मैसूर यूनिवर्सिटी, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी वैसे इनकी मैसूर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये तो हो गई इनकी मेन चीज़ें। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कहाँ कहाँ वर्क किया है वो है, तो ये आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वैसे भी चल जाएगा। आपको सिर्फ जो मेन चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है। मेन चीज़ों में एक हम देखते हैं इनके वर्क्स देखते हैं। ठीक है, वर्क्स में इनके क्या आ रहा है, वर्क्स में इनके आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है भव्य तरंग। ठीक है, हिंदी में लिख लो आप इनके नाम, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो। भव्य तरंग, ठीक है, एक हो गया ये भव्य तरंग। भूमि गीता, ये लिख सकते हो एक आप, भूमि गीता। ठीक है, एक ये वाला याद कर लेना आप। वर्धमान 1972। ठीक है, अनाथ, ये हो गया एक, अनाथ हो गया एक, ये लिख लो आप समग्र काव्य। ठीक है, ये आप 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आप इनमें डाल सकते हो, ये मोस्ट आप इनमें लिख सकते हो। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन, ये आप छोड़ दो, इसको आपको ध्यान नहीं लगाना है। उसके बाद में अवार्ड आते हैं। ठीक है, अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। अवार्ड्स में भी अगर आपको सारे नहीं याद रहते हैं तो मेन अवार्ड्स जो है, एक तो है ये कर्नाटका साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये याद रख लेना एक तो। ठीक है, दूसरा कबीर सम्मान जो इनको दिया गया, एक है साहित्य अकेडमी अवार्ड न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के द्वारा 74 में, और कर्नाटका के द्वारा दिया गया था 73 में, दोनों आगे पीछे है तो ये आपको याद रखने में इजी रहेगा। कबीर सम्मान इनको मिला है मध्य प्रदेश एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और पद्म प्रशस्ति ये मिला इनको आफ्टर इनकी डेथ, कर्नाटका के द्वारा ही मिला, ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा मिला ये वाला। ठीक है, तो सारी गवर्नमेंट के अलग अलग अवार्ड्स होते हैं, तो इसी हिसाब से अवार्ड्स को डिवाइडेशन किया जाता है। ठीक है, तो इनको एक अवार्ड आप याद रख सकते हो, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1973 कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, एक अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड न्यू दिल्ली 1974, नाम दोनों अवार्ड एक ही हैं, बस जगह अलग अलग है, न्यू दिल्ली से मिला है और एक कर्नाटका से मिला हुआ है, तो ये दो आपको याद हो जाएंगे। तीसरा है कबीर सम्मान दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और चौथा है इनका पद्म प्रशस्ति, पद्म प्रशस्ति वो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कुछ भी ज़्यादा डीपली नहीं जाना है आप लोगों को बच्चों, सिर्फ इनकी डेट ऑफ बर्थ ईयर है 1918 और डेथ है 1992। जन्म इनका मोगरी कुंदापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के कुंदापुर डिस्ट्रिक्ट के मोगरी गांव में इनका जन्म हुआ है। मैसूर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश से एमए लिटरेचर से इन्होंने पढ़ाई करी है। इनके वर्क्स में भव्य तरंग आ गए, भूमि गीता है, वर्धमान है, अनाथ है एंड समग्र काव्य है, ये हो गया। ठीक है, और इनके फिर अवार्ड्स आ गए, 4 इनके अवार्ड आ गए। तो इस तरीके से कोई आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत सिंपल शॉर्ट में एक अच्छा सा इनका इंट्रोडक्शन आपको बनाना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे इनका इंट्रोडक्शन पोएट का, एम गोपाल कृष्ण अडिगा। ठीक है, पोएम है इनकी डू समथिंग ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पोएम का इंट्रोडक्शन और समरी पढ़ेंगे, पोएम का इंट्रोडक्शन एंड समरी। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम डू समथिंग ब्रदर। तो ये जब हम पोएम पढ़ेंगे तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, द पोएम डू समथिंग ब्रोदर वाज रिटन एम गोपाल कृष्ण अडिगा, इनके द्वारा ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन जो है वो उन्होंने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो इस पोएम को ट्रांसलेट करने वाले हैं ए.के. रामानुजन, ये आपको याद रखना है। और ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। मेन राइटर जो है इनके वो है गोपाल कृष्णन ही है,
लेकिन ट्रांसलेटर इनके ए के रामानुजन है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रांसलेट करने वाला, जैसे कि मान लो मैंने राजस्थानी भाषा में कुछ चीज़ लिखी है और उसको ट्रांसलेट तुम कर रहे हो, तो ट्रांसलेटर होता है ट्रांसलेट करने वाला, लिखने वाला होता है मैन राइटर। तो मैन राइटर है एम गोपाल कृष्ण अडिगा, और ट्रांसलेटर है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले ए के रामानुजन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें बस ध्यान रखनी है, और कुछ भी इसमें ध्यान रखने लायक नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन के साथ में इस पोएम को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।